चलिए, तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का जो भी नोट्स है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। चलिए, डायरेक्टली हम लोग चैप्टर वाइज बात करते हैं अमेंडमेंट्स का। सबसे पहला अमेंडमेंट जो हम लोग देख रहे हैं वो आया सप्लाई चैप्टर में। सप्लाई चैप्टर जब आप देखते हैं तो उसमें नेगेटिव लिस्ट का डिस्कशन होता है। सेक्शन 7(2) पावर देता है नेगेटिव लिस्ट का, और गवर्नमेंट शेड्यूल 3 लेकर आया है नेगेटिव लिस्ट के लिए। नेगेटिव लिस्ट में पहले टोटल पैरा 1 से लेकर पैरा 8 तक का मैटर्स था। 2 न्यू पैरा ऐड किया गया है नेगेटिव लिस्ट में। तो आइए देखते हैं अमेंडमेंट है क्या। तो एनालिसिस ऑफ 7(2) सेक्शन 7(2) नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3। आप जानते हो नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज या आइटम्स यहां लिखा हुआ है उसको आप नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। अकॉर्डिंगली वो जीएसटी के बाहर हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है शेड्यूल 3 कंटेन्स ट्रांजेक्शंस और एक्टिविटीज which shall be neither treated as supply of goods nor as supply of service. It covers, जो अमेंडमेंट है वो 2 नया पैरा ऐड हुआ है, पैरा 9 एंड पैरा 10। आइए देखते हैं पैरा 9 क्या बोल रहा है, कौन सा एक्टिविटी को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। तो लैंग्वेज पढ़िएगा। बोल रहा है एक्टिविटी ऑफ अपोर्सनमेंट। बोल रहा है अपोर्सनमेंट एक्टिविटी नेगेटिव लिस्ट में है। किस चीज का अपोर्सनमेंट? तो बोल रहा है एक्टिविटी ऑफ अपोर्सनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बोल रहा है को इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ है, उसका अपोर्सनमेंट हो रहा है, वो नेगेटिव लिस्ट में। चलिए एक बार रीड करते हैं कौन कर रहा है। बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज जॉइंटली सप्लाइड बाय लीड इंश्योरर एंड को इंश्योरर टू द इंश्योर्ड इन को इंश्योरेंस अग्रीमेंट। आई होप ये लाइन यहां तक पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ गया होगा कि यहां कुछ बात हमारे को करना है को इंश्योरेंस पे। अब को इंश्योरेंस क्या होता है? तो बहुत ही जनरल मतलब मार्केट प्रैक्टिस है। जैसे बैंक्स में कंसोर्टियम होता है ना, कि अगर बड़ा कोई मान के चलो फंडिंग चाहिए किसी कंपनी को, तो एक बैंक डरता है कि अकेले हम अगर रिस्क लें और कल को अगर बाई चांस रिपेमेंट ना आए तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो बैंक का कंसोर्टियम बनता है, मल्टीपल बैंक्स मिलकर फाइनेंस करते हैं, जिसमें जो मेन बैंक होता है उसको आप लीड बैंकर वगैरह भी बोलते हैं। सेम प्रैक्टिस इंश्योरेंस में भी होता है। जब इंश्योरेंस मान के चलो कोई फैक्ट्री है, वो अपना फायर इंश्योरेंस लेना चाह रहा है फैक्ट्री का, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको आइसोलेटेडली या सिंगल हैंडेडली उसको इंश्योरेंस नहीं कवर करना चाह रहा है। तो 2 कंपनी मान के चलो इंश्योरेंस का वो लोग अग्री करते हैं कि हम लोग मिलकर क्या करेंगे, ज्वाइंटली इंश्योरेंस करेंगे। तो ये हो गया को इंश्योरेंस का प्रोसेस। जैसे बैंक्स में कंसोर्टियम में एक लीड बैंकर होता है, वैसे यहां भी लीड इंश्योरर होता है। तो एक इंश्योरेंस कंपनी जो कि मैनेज करेगा पूरा का पूरा, उसको बोलेंगे अपने लीड इंश्योरर। प्रोसेस क्या आप समझिएगा, नीचे स्पेस भी है आपके। अगर हम वेट यहां प्रोसेस ये है कि मान के चलो मिस्टर या ए लिमिटेड क्या करता है, इंश्योरेंस लेता है। अब इंश्योरेंस लिया है से आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और नेशनल इंडिया न्यू इंडिया एश्योरेंस। मान लो ये 2 मिलकर, ये 2 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये मिलकर को इंश्योर कर रहे हैं। अब क्या है, और हमारे केस में ये लीड इंश्योरर है आईसीआईसीआई, और एनआईए को अपने बोल रहे हैं को इंश्योरर। पहला बात, आईआरडीए के रेगुलेशन है कि आप जब पॉलिसी लेते होते हैं, कस्टमर पॉलिसी ले रहा है आपका, तो उस टाइम पे आपको क्लियरली बताना पड़ेगा को इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आप इंश्योरेंस बेच दिए और फिर बाद में को इंश्योर करवा रहे हैं। एक्सेप्शनल केसेस में होता है, दैट टू विद द परमिशन ऑफ कस्टमर। इन जनरल आईआरडीए ये अलाउ नहीं करता है कि आप सिंगल हैंडेडली इंश्योर कर दिए फिर बाद में जाकर को इंश्योर करवा रहे हैं, ऐसा नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही क्या होता है, कस्टमर को आप बता देते हैं कि आपका जो पॉलिसी है हम लोग 2 लोग मिलकर करने वाले हैं। हाँ, अब क्योंकि 2 लोग से कम्युनिकेशन बार बार नहीं करना है आपको, क्योंकि बार बार आपको टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए एक मेन इंश्योरर अपॉइंट होगा। हमारे केस में से आईसीआईसीआई है, जिसको लीड इंश्योरर बोला जाएगा। वो आपसे पॉलिसी लेगा, बट हाँ कवरेज इन दोनों का ही रहेगा। अब क्या होता है, मान के चलो आप पॉलिसी लिए, ए लिमिटेड पॉलिसी लिया और 1 करोड़ का पॉलिसी प्रीमियम पे किया है।
इसको पे करेगा, वो तो पे करेगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को, ठीक है। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमारे केस में क्या है, लीड इंश्योरर। अब मान के चलो इन दोनों का अग्रीमेंट है कि हम लोग 70-30 रेशियो में काम करेंगे। 70% हमारा इसका रिस्क कवरेज है, 30% इसका। तो अब क्या होगा, 1 करोड़ आप एलआईसी को दे दिया, एलआईसी क्या करेगा, 70 लाख रिटेन करेगा, वो उसका पोर्शन है रिस्क का, और 30 लाख क्या करेगा, अपोर्शन कर देगा। तो वो ट्रांसफर कर देता है 30 लाख, इसको हम लोग अपोर्शनमेंट बोलते हैं। अपोर्शन कर दिया 30 लाख टू न्यू इंडिया एश्योरेंस। अब ये जो एक्टिविटी है ना, ये 30 लाख, इसके बारे में बात हो रहा है कि ये जो 30 लाख आईसीआईसीआई ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज लीड इंश्योरर ट्रांसफर कर रहा है किसको, को इंश्योरर को, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हमारा प्रोविजन बोल रहा है कि इस पे हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे। मतलब ये कहां कवर हो गया, नेगेटिव लिस्ट में। नेगेटिव लिस्ट मतलब नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस दैट इज आउटसाइड जीएसटी, तो ये पोर्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट का भी लॉस हो रेवेन्यू। ये नहीं कि कल को आईसीआईसी बोले हम तो 70 लाख का सर्विस दे रहे हैं तो हम 70 लाख पे टैक्स देंगे, और ये बोले हम 70 पे देंगे और 30 को आप नेगेटिव लिस्ट में रख दें, इलॉजिकल। क्योंकि इन जनरल इंश्योरेंस जो सर्विस है उसका वैल्यू है 1 करोड़। तो लाइन पढ़िएगा कैसे ड्राफ्ट किया गया है। क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटी ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरर, हमारे केस में आईसीआईसीआई, टू को इंश्योरर, हमारे केस में न्यू इंडिया एश्योरेंस। बोल रहे ये अपोर्शनमेंट नेगेटिव लिस्ट में है। फॉर द इंश्योरेंस सर्विस जॉइंटली सप्लाइड बाय द लीड इंश्योरर एंड द को इंश्योरर टू द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन हो गया हमारा, ये लिमिटेड को क्या नाम देंगे अपने, इंश्योर्ड, इन को इंश्योरेंस अग्रीमेंट। बट क्या कंडीशन है, तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द लीड इंश्योरर, हमारे केस में आईसीआईसीआई, पेज जीएसटी ऑन एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड। बोल रहा है ये 30 लाख पे हम लोग नेगेटिव लिस्ट में डाल देंगे, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट ऑन द कंडीशन कि आप जब बिल रेस कर रहे हैं और आप जब जीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो यहां जीएसटी चार्ज होगा ऑन 1 करोड़। आईसीआईसीआई ये नहीं बोल सकता नहीं हम 70 लाख पे जीएसटी देंगे, मेरा वैल्यू 70 है। सर्विस एक ही है, आप लोग दो पार्टनर एक तरह से समझ लीजिए, या दो कंट्रीब्यूटर्स हैं। इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस सर्विस कितना है, 1 करोड़। अगर 1 करोड़ पे आईसीआईसीआई टैक्स देता है तो 30 लाख पे डबल टैक्स ना हो, ठीक है। इसलिए अपने बोल रहे हैं कि ये अपोर्शनमेंट को कहां लग दिया गया, नेगेटिव लिस्ट। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट पैरा, और क्या नेगेटिव लिस्ट में है, ये भी इंश्योरेंस से लिंक्ड है। अभी जो आप पढ़े वो को इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर था या को इंश्योरेंस वाले सिनेरियो में था। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो री इंश्योरेंस को लेकर है। कुछ री इंश्योरेंस आप समझते हैं, जब आप पॉलिसी ले चुके हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से हम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आप मेरे पास आए और फायर इंश्योरेंस ले लिया, प्रीमियम पे कर दिए मेरे को, मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, हम बिल वगैरह आपको पकड़ा दिए। अब क्या हुआ, मेरे को डर लगा यार कहीं इसमें लॉस ना हो जाए मेरा, और हम चले गए दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के पास से न्यू इंडिया एश्योरेंस, और हम जो आपको इंश्योरेंस सर्विस दिए हैं उसको इंश्योर करवा लेते हैं, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, ठीक है, उसको अपने री इंश्योरेंस बोलते हैं। उस सिनेरियो कुछ यहां बात होगा, पढ़िएगा क्या बोल रहा है, सर्विसेज बाय इंश्योरर, लैंग्वेज पढ़िए, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर। एक काम करते पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि नाम आपको बेटर वे में और समझ आए। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इससे क्या करता है, इंश्योरेंस ले लेता है, 1 करोड़ का प्रीमियम पे कर दिया। अब आईसीआईसीआई को डर लगा और ये चला गया दूसरे इंश्योरेंस कंपनी एनआईए के पास, न्यू इंडिया एश्योरेंस के पास। अब तीनों का नामकरण कर लो, तीनों पार्टीज का नाम क्या रखा जाए, तो एक्स लिमिटेड जो है इसको हम लोग बोलेंगे इंश्योर्ड, आईसीआईसीआई हमारे केस में क्या कहलाएगा, इंश्योरर, न्यू इंडिया एश्योरेंस क्या कहलाएगा, री इंश्योरर। आई होप नाम क्लियर है सबका, तो क्या बोल रहा है, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर।
ये इसको सर्विस कुछ दे रहा है, आप बोलोगे ये कौन सा सर्विस दे रहा है, बात करते हैं। एक काम करो, रीड करने के पहले ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिनेरियो कैसे होता है। अब आप मेरे पास आए, हम आईसीआईसीआई हैं, आप मेरे को 1 करोड़ का प्रीमियम दे दिए। अब हम जब री इंश्योरेंस करवाएंगे तो उस केस में एक तरह से इसको क्लाइंट मिल रहा है, हम क्लाइंट दिलवा रहे एक तरह से, हम रेदर है तो हम ही क्लाइंट, क्योंकि यहां 2 कॉन्ट्रैक्ट है, हम सर्विस दे रहे हैं इधर और हम सर्विस ले रहे हैं इधर। बेसिकली इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना, और खासकर मतलब ये तो अभी हम एग्जांपल प्लेन बोल रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में प्रैक्टिकली अगर आप देखे होंगे तो आप देखेंगे कि शेयर कोटा चलता है, शेयर कोटा, जिसमें क्या होता है इंश्योरेंस कंपनीज का टाई अप रहता है बड़े इंश्योरेंस या दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से, और जनरली क्या होता है वो लोग एक फिक्स्ड रेशियो में काम करते हैं कि मेरा जो भी इंश्योरेंस रहेगा उसका इतना % हम री इंश्योर आपसे करवा लेंगे। तो मार्केट प्रैक्टिस में अगर आप ऑडिट वगैरह किए होंगे इंश्योरेंस कंपनीज का तो बहुत कॉमनली आपको ये वर्ड दिखा होगा, क्या, शेयर कोटा। वो तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। यहां सिंपल सा बात कर ले अगर हम, तो आप 1 करोड़ मेरे को दिए, अब क्या है आईसीआईसीआई प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं है कि पूरा 1 करोड़ ट्रांसफर कर देगा। आईसीआईसीआई इस इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस चलता है, और ये भी वर्ड आप लोग देखे होंगे ऑडिट के टाइम पे, सीडिंग कमीशन। आईसीआईसीआई कुछ कमीशन रख लेता है, ठीक है, इंश्योरेंस कमीशन बोल लीजिए या मार्केट प्रैक्टिस में तो बोलते हैं सीडिंग इंश्योरेंस, सीडिंग कमीशन। मान के चलो ये 5 लाख का सीडिंग कमीशन रख लेता है, तो ये क्या करेगा, अब ये ट्रांसफर करेगा 95 लाख न्यू इंडिया एश्योरेंस। क्लियर है? तो हम प्रोसेस आपको समझा दिए, आप मेरे पास आए, हम आप है इंश्योर्ड, हम है इंश्योरर, हम री इंश्योर करवा लिया एनआईए से, इन बिटवीन हम बीच में क्या कर रख लेंगे अपना सीडिंग कमीशन। चलिए पढ़िएगा क्या बोल रहा है, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर। एक तरह से अगर आप समझो हम 5 लाख रिटेन कर लिए, ट्रांसफर नहीं किया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हम 1 करोड़ ट्रांसफर करेंगे और ये बदले में मेरे को 5 लाख दे देगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली हम रिटेन करके बैलेंस ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये 5 लाख जो हम रिटेन किए हैं ये मेरे लिए कंसीडरेशन है, ये किसके साइड से मेरे को मिला है, एक तरह से है ना, ये के साइड से मिला है, हम उसको सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट दिलवाने का या पॉलिसी बिकवाने का, एक तरह से आप बोल लो। तो बोल रहा है ये जो सर्विस दिया है ना, सर्विसेज बाय आईसीआईसीआई मेरे केस में, इंश्योरर टू री इंश्योरर, दैट इज आईसीआईसीआई टू एनआईए, ये 5 लाख वाला पोर्शन का बात हो रहा है, फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन भी बोल सकते इसको आप, और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय इंश्योरर दैट इज आईसीआईसीआई टू द री इंश्योरर। बोल रहा है जो 5 लाख आप काट के रख लिए ना, ये 5 लाख का जो वैल्यू है इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। बोल रहा है ये 5 लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये कहां का वर्ड है, नेगेटिव लिस्ट में, ठीक है। बट आगे बढ़िए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यहां भी कंडीशन लगाया गया, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट जीएसटी इज पेड बाय री इंश्योरर दैट इज न्यू इंडिया एश्योरेंस ऑन द ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर इंक्लूसिव ऑफ, बोल रहा ये नेगेटिव लिस्ट में है तो है, बट ऑन द कंडीशन क्या कि एनआईए जब जीएसटी देगा ना वो किस पे देगा, ऑन द ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरेंस दैट इज 95 लाख का बात हो रहा है, बट वेट, इंक्लूसिव ऑफ दैट इज प्लस सेड सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन। तो बोल रहा है एनआईए को 1 करोड़ पे जीएसटी देना, तो अगर ये एनआईए, ठीक है, पेज जीएसटी ऑन 1 करोड़, 1 करोड़ 95 लाख जो आप ट्रांसफर किए हैं वो प्लस सीडिंग कमीशन 5, तो अगर ये 1 करोड़ पे जीएसटी दे रहा है, चार्ज कर रहा है, तब आपके 5 लाख पे सेपरेटली हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। आई होप क्लियर है। एक छोटा सा एक नहीं इधर 2 छोटा सा पैरा ऐड हुआ था, रिपीट कर दे रहे हैं। पहला अपोर्शनमेंट का बात हो रहा है किसमें, को इंश्योरेंस में। को इंश्योरेंस में जो लीड इंश्योरेंस पैसा बांट रहा है को इंश्योरेंस को, ये पैसा बांटने पे जीएसटी नहीं, ये तो मनी आ रहा है, बट हाँ जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उस पर तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट सिमिलर वे री इंश्योरेंस में, आप अगर री इंश्योरेंस के लिए कुछ प्रीमियम रख लेते अपने हाथ में
अब डिफरेंस ट्रांसफर करते हैं, इन एनी केस ये जो एनआईए है इसको ही बोला गया कि आप ही कंप्लीट अमाउंट पे जीएसटी चार्ज कर लो, और ये जीएसटी चार्ज करेगा इस इनवॉइस में, ठीक है। तो 5 लाख पे हम अलग से जीएसटी नहीं कर, ये नहीं आप ये नहीं बोलोगे कि ये इसको सर्विस दे रहा है तो एक और जीएसटी चार्ज करो, नहीं, इसको बोला गया आप 1 करोड़ पे जीएसटी चार्ज कर लो, ये 5 लाख कहां चला जाएगा, नेगेटिव। बाकी आईटीसी तो मिलेगा ही, हम अगर आपको सर्विस दे रहे हैं और आपके लिए 17.5 में अगर वो ब्लॉक्ड नहीं है तो आपको आईटीसी मिलेगा, और हम री इंश्योरेंस सर्विस लेकर इंश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं तो मेरे को भी आईटीसी मिलेगा। तो 2 अलग अलग सप्लाई है, आईटीसी में कोई इशू नहीं। लेवी चैप्टर में, और लेवी चैप्टर में जो सेक्शन 9 आप पढ़ते हैं सीजीएसटी एक्ट का, कि सब सेक्शन 1 में अमेंडमेंट आया है। 9(1) में आप लोग क्या पढ़े थे, ठीक है, और 9(1) में आप लोग ये देखते हो कि ऑल सप्लाई पे जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यूज्ड टू में से इसमें एक और ये लाइन ऐड कर दी। वैसे जो लोग रेगुलर बैच वाले हैं वो लोग ऑलरेडी देखे होंगे कि ये हम लास्ट टाइम ही आपका कवर कर दिए थे। क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करता है। अमेंडमेंट बस यही है, हाँ हम पूरा रीड कर रहे हैं। वैसे देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये पहले से पढ़ते थे। अब क्या है, क्या ऐड किया गया, एंड बोल रहा लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो जीएसटी नहीं है, ये कौन सा ह्यूमन कंजम्पशन वाला, इंडस्ट्रियल लिकर लैब लिकर पे है, तो बोल रहा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं था, और भी एक आइटम ऐड कर दिया गया, एक तरह से इसी का पार्ट समझ लीजिए इसको, एंड अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इसको ईएनए बोलते हैं। तो बोल रहा है अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर, तो जो लिकर बनाने का जो रॉ मटेरियल लगता है जिसको आप रेक्टिफाइड स्पिरिट्स या फिर प्योर फॉर्म में अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बोलते हैं, इसको भी जीएसटी से बाहर रख दिया गया। बेसिकली ये सब जो प्रोडक्ट है ना, जो लीकर है, बोल ये क्यों किया गया आपको हम बताते हैं कि स्टेट्स जो है ना, जिसपे आप समझना अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट एक्साइज लगता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, लिस्ट 2 में एंट्री 54 में लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या लगेगा, स्टेट एक्साइज। आप रियलाइज करोगे कि जीएसटी में लिकर लाइसेंस को भी जीएसटी से बाहर रखा गया। देखा जाए तो वो लिकर लाइसेंस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, वो तो सर्विस है, लाइसेंस है। बट जो स्टेट्स है ना, वो लोग हमेशा से लिकर वाले, लिकर से जो भी टैक्सेस आता है उसको अपना रेवेन्यू समझते हैं। तो स्टेट्स 4 साल पहले का वो आपका बात है, जब लिकर लाइसेंस के बारे में आया था, तो उस टाइम में एक इशू उठा था, क्या लिकर लाइसेंस पे जीएसटी लगेगा? क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक लिकर बाहर है, लाइसेंस थोड़ी बाहर है। तो स्टेट्स बोलने लगे नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है, हम लोग पहले भी बोले थे लिकर को सेपरेट करिए जीएसटी से, और हम लोग जो लिकर लाइसेंस है उसको भी अपना एक्साइज टाइप ट्रीट करते हैं, एक्साइज रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। स्टेट्स ये बात मीटिंग में बोले, तो फिर आपको सेक्शन 7(2) के पावर यूज करके गवर्नमेंट को लाना पड़ा और बोला गया कि लिकर लाइसेंस पे जीएसटी नहीं। स्टेट्स प्रोटेस्ट किए थे सेम वे, यहां भी यही मैटर उठा और स्टेट्स बोले देखो लिकर जो आप बेच रहे हो ना, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे तो जीएसटी है ही है, सॉरी उस पे तो स्टेट एक्साइज है ही है, वो हमारा एक्साइज रेवेन्यू है। इनफैक्ट वो जो लिकर है उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, उस पे भी हम लोग स्टेट एक्साइज लगाते हैं, वो भी हमारा एक्साइज रेवेन्यू का पार्ट है, उसको आप जीएसटी में नहीं ले जा सकते। इसीलिए फ्री अमेंडमेंट लाना पड़ा और गवर्नमेंट बोला ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या फिर इसको बनाने के लिए जो ईएनए लगता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। बट वेट, अब मान के चलो मेरा फैक्ट्री है और हम एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाते हैं, हम क्या करते हैं अल्कोहल बेचते हैं, मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बेचते हैं, आपको बेचते हैं। आप क्या करते हो, आप मान के चलो विस्की वोडका ये सब बनाते हो, किंगफिशर को हम बेचते हैं, चलो हम किंगफिशर को जो बेच रहे हैं ये जीएसटी के बाहर है, बट किंगफिशर के साथ साथ मान के चलो हम क्या करते हैं, हम जारा को बेचते हैं उसके परफ्यूम बनाने के लिए। अब बोलिएगा परफ्यूम बनाने के लिए जो हम बेच रहे हैं या बॉस को बेच रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, और वो लोग क्या करेंगे परफ्यूम बनाने के लिए यूज करेंगे, उस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज देख लीजिएगा,
कौन सा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को बाहर किया गया है? तो बोल रहा है अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर। तो अगर यही ईएनए को हम बेच रहे हैं किंगफिशर को, उस पे जीएसटी से बाहर है, बट उसी को हम बेच रहे हैं परफ्यूम कंपनीज को, बॉस, तो उस पे जीएसटी हम चार्ज करें। देखिए छोटा सा सेक्शन 9 में ये अमेंडमेंट था। प्रोवाइजो एज इट इज, सॉरी प्रोवाइजो बोल रहे हैं, नीचे का कंटेंट एज इट इज है कि मैक्सिमम सीजीएसटी का रेट 20% होता है, वैल्यू आप सेक्शन 15 से निकालते हैं, ये सब में कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट, आरसीएम में दो छोटा सा चेंजेस है। एक एंट्री 4, आरसीएम आप जानते हो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स में कवर्ड है, उसमें एंट्री 4 या पैरा 4 बोल लो आप, ठीक है। स्पॉन्सरशिप सर्विस में एक छोटा सा चेंजेस आया। पहले आप क्या बोलते थे स्पॉन्सरशिप सर्विस में कि सप्लायर कोई भी हो, पहले आप ये बोलते थे कि अगर हम सप्लायर है मान के चलो, और रेसिपिएंट क्या है, रेसिपिएंट अदर देन, सॉरी रेसिपिएंट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म, हम कोई भी हो, बट अगर रेसिपिएंट जो स्पॉन्सरशिप कर रहा है उसको आप रेसिपिएंट बोलते, समझ रहे? जैसे टाटा आईपीएल, तो उस केस में टाटा को बोला जाता है क्या, रेसिपिएंट, और बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग बॉडी क्या हो गया, सप्लायर। तो पहले हम लोग बोलते थे सप्लायर कोई भी, उससे मतलब नहीं है। अगर रेसिपिएंट बड़ा आदमी है, बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म, उस केस में रेसिपिएंट टैक्स देगा आरसीएम में। अब बोला गया, पढ़िएगा, ये लाइन ऐड हो गया, और बोला गया कब है आरसीएम, पढ़िएगा, स्पॉन्सरशिप सर्विस, और सप्लायर कौन है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बोल रहे अगर सप्लायर छोटा आदमी है और रेसिपिएंट बड़ा आदमी है, पहले बोलते थे सप्लायर कोई भी हो, अगर रेसिपिएंट बड़ा आदमी है तो आरसीएम है। अब बोला गया नहीं, अगर सप्लायर मान लो हम एक कंपनी है, ठीक है, और हम आपको हम सप्लायर हैं और आपको ऐड करने का फैसिलिटी दिए अपने कंपनी में, तो आप रेसिपिएंट हुए, हम सप्लायर हुए। अब हम टैक्स दे सकते हैं, हम खुद में बड़े एंटिटी है, बट पहले बोलते थे नहीं, अगर सामने वाला कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है, तो वो टैक्स देगा। बट अब बोला गया, अब ज्यादा अप्रोप्रिएट हो गया लाइन, बोला गया कब आरसीएम लगेगा, जब सप्लायर कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है, बड़ा एंटिटी है, वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा, तब रेसिपिएंट देखने ही नहीं है आपको। तो अगर हम ऐसे बोल लें सप्लायर रेसिपिएंट, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट एनी वन, उससे मेरे को मतलब नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म, तब आरसीएम। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म, तब आरसीएम नहीं है। और आरसीएम नहीं है मतलब एफसीएम है, बात सिंपल। तो एफसीएम सिर्फ एक ही, सॉरी आरसीएम सिर्फ एक ही सिनेरियो में लगने वाला है, कब, जब सप्लायर छोटा आदमी है एंड रेसिपिएंट बड़ा आदमी है। सप्लायर छोटा आदमी मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट बड़ा आदमी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट और। इसके अलावा एंट्री 5A, सॉरी एंट्री 5AB, जब आप बोलते थे कि अगर आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे रहे हैं, घर का बात नहीं हो रहा है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का यहां कवरेज नहीं था। ये लाइन अगर अमेंडमेंट हम पहले हाईलाइट कर दे तो ये है अमेंडमेंट। कौन सा सर्विस है यहां, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ऑफिस वगैरह आप रेंट पे देते हो, तो आप क्या बोलते थे आरसीएम कब है, अगर सप्लायर छोटा आदमी है अनरजिस्टर्ड और रेसिपिएंट बड़ा आदमी है रजिस्टर्ड, तो रेसिपिएंट टैक्स देगा, यही बोलते थे। अब बोला गया ठीक है, सप्लायर छोटा आदमी है, रेसिपिएंट बड़ा आदमी है, रजिस्टर्ड है, तो कंपैरेटिवली एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज नहीं आएगा रेसिपिएंट को पकड़ने में। बट रजिस्ट्रेशन अगर आप ले रखे हैं और आप सेक्शन 9 वाले हैं, नॉर्मल लेवी, तब तो दिक्कत नहीं है। बट कंपोजिशन स्कीम वाले लोगों को प्रॉब्लम हुआ, सेक्शन 10 वाले लोगों को। वो लोग बोले यार हम लोग छोटा आदमी है, हमारे पे क्या आप आरसीएम का बर्डन लगा रहे हो। और ये बहुत कॉमन चीज, आप समझ रहे हैं। तो बहुत सारा कंपोजिशन स्कीम वाले लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये लोग रिप्रेजेंट किए और अकॉर्डिंगली फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके रिक्वेस्ट को केटर किया और मिनिस्ट्री बोला कि ठीक है आरसीएम लगेगा, कब, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तब, लेकिन अदर देन दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर
सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 वाले लोगों पे नहीं लगेगा, तो इफेक्टिवली किस पे लगेगा? सेक्शन 9 वाले लोगों पे लगेगा नॉर्मल लेवी। 9 वाले को दिक्कत नहीं है, वो लोग बड़े आदमी है। छोटे आदमी के लिए कंपोजिशन स्कीम था, उन लोगों को जीएसटी के आरसीएम, इस सर्विस पे आरसीएम के बर्डन से हटाया गया। एक छोटा सा और क्लैरिफिकेशन आया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर कि क्या डीडीए जो है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये लोकल अथॉरिटी है। अब समझिएगा, लोकल अथॉरिटी क्या समझते हैं आप? म्युनिसिपैलिटी। एमसीडी का बात नहीं हो रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डीडीए का कर रहे हैं। अब अगर आप मान लो दिल्ली वाले नहीं हो, तो आपको ये दो वर्ड पहले समझना हो पड़ेगा कि दो अथॉरिटी है क्या। एमसीडी तो सिंपल है, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो लोकल अथॉरिटी है। बट डीडीए क्या है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग वगैरह के लिए काम करता है। नॉर्मली क्या होता है आप समझिएगा, लोकल अथॉरिटीज क्या करते हैं, आपसे लोकल टैक्सेस लेते हैं, म्युनिसिपल टैक्स वगैरह, वाटर टैक्स, सीवरेज, ये सब फैसिलिटी देते हैं, वाटर सीवरेज फैसिलिटी। लोकल अथॉरिटी का प्रॉपर इलेक्शन होता है, वोट दियोगे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में। बट डीडीए जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसमें जो भी मेंबर से इलेक्शन के थ्रू नहीं आते हैं, वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड। डीडीए वाले लोग आपसे टैक्सेस वगैरह नहीं लेते हैं, डीडीए वाले लोग आपको इन जनरल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। ऑब्वियस सा बात है, डीडीए को लोकल अथॉरिटी तो नहीं बोला जाएगा, यही बात क्लैरिफिकेशन में लिखा गया। पढ़िए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी अंडर जीएसटी। लोकल अथॉरिटी इज वन which is similar to the elected self-governing body such as municipal committees, जिनका इलेक्शन होता है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन वगैरह होता है, जो टैक्सेस लेते हैं, ठीक है, जो फैसिलिटीज देते हैं आपको, वो सब। एंड विच इज एंट्रस्टेड विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड। और लोकल अथॉरिटी का बजट होता है, म्युनिसिपैलिटी का बजट प्रॉपरली लीगली पास होता है, उनका फंड होता है। डीडीए ऐसा काम नहीं करता, वो एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है, अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए काम करता है, बट कहीं भी उसका इलेक्शन नहीं है, कहीं उसका सेपरेट फंड नहीं है, जो कहीं वो टैक्सेस नहीं ले रहा है, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बोल ली। लोकल अथॉरिटी आप जीएसटी में उसको नहीं समझेंगे। नेक्स्ट अपने आते हैं एग्जम्पशन चैप्टर में। जब आप एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ते हैं तो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 11 और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 6 होता है। अब एग्जम्पशन चैप्टर जो आप पढ़ते हैं उसमें एंट्रीज है, नोटिफिकेशन 12/2017 सेंट्रल टैक्स, तो एंट्रीज में कुछ चेंजेस है और एक न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है। तो सेक्शन 11 आप पढ़े थे, 11A इंसर्ट हुआ है। वैसे आईजीएसटी में 6 होता है एग्जम्पशन, तो 6A, तो दोनों जगह सेम ही प्रोविजन, एक तरह से आप बोल लो, एक इंट्रा पे है, एक इंटरस्टेट पे। तो हम कॉमन लिखे सेक्शन 11A ऑफ सीजीएसटी एक्ट और 6A ऑफ आईजीएसटी एक्ट। बोल रहा पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी, ये बोल रहा है हम लोग पावर दे रहे हैं किस चीज का? नॉट टू रिकवर जीएसटी। कौन सा जीएसटी? नॉट लेविड और सॉट लेविड। बोल रहा है कि सेक्शन 11A पावर दे रहा है गवर्नमेंट को कि वो जीएसटी छोड़ सकता है। कौन सा जीएसटी? जो बनता है उसको छोड़ रहा है। नॉट लेविड, लगाया नहीं गया, लग रहा था बट लगाया नहीं गया, लगना चाहिए था बट लगाया नहीं गया, या कम लगाया गया। नॉट लेविड और सॉट लेविड एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस। हेडिंग ही बस सुनिए। बोल रहा पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी, यहां पर गवर्नमेंट को पावर दिया जाएगा कि गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है जीएसटी हम छोड़ दे रहे। पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी, नॉट लेविड और सॉट लेविड। कौन सा जीएसटी? जो लगाया ना गया हो या जो कम लगाया गया हो। और ऐसा कोई मिस्टेक एक आदमी नहीं किया है। अगला वर्ड, एज ए रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस। बेसिकली ये जो प्रोविजन है ना, ये एक्साइज से कॉपी किया गया है। एक्साइज में पहले से ही ये प्रोविजन था, सेक्शन 11A वगैरह होता था ऑलरेडी, पहले ये बात एक्साइज में था, ये जीएसटी में मिसिंग था। फिर जीएसटी में कुछ सिनेरियोज बना जिसके वजह से इसका जरूरत पड़ा, फिर ये सेक्शन लाया गया। बेसिकली आप हॉस्टल सर्विस का बात करते हैं, एकोमोडेशन का। पीजी हॉस्टल को लेके बहुत डिस्प्यूट था जीएसटी में। लास्ट ईयर एग्जम्पशन चैप्टर में अमेंडमेंट भी आया था। अब वो लास्ट ईयर आया था, बट 2017 से लेकर पीछे तक इतने साल तक ना मैक्सिमम पीजी ओनर्स
और हॉस्टल वाले इसको एग्जम्प्ट समझते थे, ठीक है। बट गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं, ये टैक्सेबल था। अब क्या हुआ, इतने साल तक लोग जीएसटी चार्ज नहीं कर, और एक दो आदमी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ सप्लायर्स इसको क्या एग्जम्प्ट समझते थे, इसको रेसिडेंशियल ड्वेलिंग समझते थे, रेसिडेंस के लिए समझते थे। बट फिर गवर्नमेंट क्लैरिफाई किया और अमेंडमेंट भी लाया, ठीक है, कि कब एग्जम्प्ट है, अब कब नहीं, फिर 20,000 वाला क्राइटेरिया ले आया गवर्नमेंट। बट जो पास्ट में हुआ, जब एग्जम्पशन नहीं था, जो पास्ट का ड्यूस है वो तो लीगली गवर्नमेंट का बनता है। बट एज ए मार्केट प्रैक्टिस लोग सबको ही गलती कर रहे थे। मतलब समझिएगा, मार्केट में बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन या मार्केट में या लॉ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिसिंग रहा होगा, जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन अराइज होता है। तो इस टाइप के सिचुएशन को लेकर एक्साइज के टाइम से ही चलता आ रहा है। एक्साइज के टाइम पे मैन्युफैक्चरर पे एक्साइज था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास पावर था कि अगर मान लो मार्केट में कोई लोग कोई सामान बना रहे हैं, बट उनके हिसाब से वो मैन्युफैक्चर नहीं था, बट लीगली मैन्युफैक्चर है, बट मार्केट में लोग को लगता था नहीं मेरा एक्टिविटी मैन्युफैक्चर नहीं है, और वो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट 5 साल का नोटिस निकालेगा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेगा, नहीं, इंडस्ट्री बर्बाद होता है ऐसे। और एक दो आदमी जानबूझ के मिस्टेक करे तब ठीक है, बट जनरल प्रैक्टिस चल रहा था। उस टाइप के सिनेरियोज में एक्साइज छोड़ने के लिए पावर हुआ था, करता था, सेम पावर यहां डाल दिया गया। यहां पर अब बोला जाएगा कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कोई मार्केट में इन जनरल इंडस्ट्री में लोग अगर टैक्स नहीं लगा रहे थे, या फिर लगाना था से 18 लगा रहे थे, 12 मान लो ओल्ड पीरियड में, तो गवर्नमेंट बोल सकता है रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ, अब से आप प्रॉपर टैक्स दे दो, पुराना ड्यूज हम छोड़ देते हैं। ये छोड़ने का पावर 11A में है। क्योंकि टैक्स का पैसा, आप समझिएगा, आप ये मत सोचना कि छोड़ने के लिए क्यों सेक्शन लाना पड़ा। टैक्स किसी का पर्सनल पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक का पैसा अगर आप छोड़ रहे हैं तो लॉ में पावर होना चाहिए तभी छोड़ सकते हैं। पाइएगा 11A, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, बोल रहा इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है उससे हमारे को मतलब नहीं है, ओवर रूलिंग दैट इफ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, क्या, दैट नंबर 1 अ प्रैक्टिस वॉज और इज, या तो कोई प्रैक्टिस चल रहा था मार्केट में या अभी चल रहा है, अ प्रैक्टिस वॉज और इज जनरली प्रिवेलेंट रिगार्डिंग लेवी ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग नॉन लेवी देयर ऑफ on any supply of goods, service or both, and such supplies were or are liable to GST in cases where according to the said practice GST was not or is not being levied। बोल रहा मार्केट में लोग जीएसटी नहीं लगा रहे थे, बट लगना चाहिए था, मतलब लीगली लग रहा है, लॉ के हिसाब से लगना चाहिए, बट मार्केट में लोग नहीं लगा रहे थे। ये किसका बात कर रहा है, ये नॉन लेवी का बात कर रहा है कि जीएसटी आप लगा नहीं रहे हो। और आगे बढ़िए, और नंबर 2 a higher amount of GST than what was or is being levied in accordance with the said practice। बोल रहा है कि जो आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो उससे ज्यादा लेना चाहिए था, आप कम चार्ज कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट लेवी कर रहे थे आप। वही हेडिंग में जो लिखा हुआ था वही बात को ये लोग की, नॉन लेवी हो रहा हो या शॉर्ट लेवी हो रहा हो, तो द गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट चाहे तो, और गवर्नमेंट चाहेगा कब, काउंसिल के बोलने पे। आप जानते हो हमारे एक पत्ता बिल आना है तो आर्टिकल 279A के काउंसिल का रिकमेंडेशन चाहिए, तो बोला द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट, गवर्नमेंट क्या बोल सकता है, द होल ऑफ द जीएसटी पेएबल, द होल ऑफ द जीएसटी पेएबल on such supplies as the case may be, or as the case may be, the GST in excess of that payable on such supplies, but for the said practice shall not be required to be paid। बोल रहा है कि अगर मान लो 18% जीएसटी लगाना था और लोग लगा ही नहीं रहे थे, तो गवर्नमेंट पूरा 18% छोड़ सकता है, या 18 लगाना था लोग 12 लगा रहे थे, शॉर्ट लेवी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट 6% छोड़ सकता है।
बोल रहा है shall not be required to be paid in respect of supplies on which the GST was not or is not being levied or was or is being sought levied in accordance with the said practice. तो सिंपल है, अपने बोलेंगे सेक्शन 11A पावर दे रहा है और सेम 6A ऑफ IGST एक्ट पावर दे रहा है क्या कि गवर्नमेंट बोल सकता है कि आज तक अगर लोग मार्केट में जीएसटी नहीं लगा रहे थे या कम लगा रहे थे तो गवर्नमेंट बोल सकता ठीक है अब से लगा दो, पूरा नाम छोड़ दे रहे, रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ। ये वही है सेक्शन 11A और 6A, कॉपी पेस्टेड है एक्साइज से। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पशन चैप्टर में जो ओरिजिनली आप पढ़ते हैं चैप्टर पहले से, उसमें कुछ अमेंडमेंट है। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 नोटिफिकेशन हम लोग याद रखें क्लास के साथ साथ। इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। पहला, एंट्री 25A, ये ना एंसेलरी सर्विसेज का बात करता था, किस चीज को लेकर, पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। जैसे मीटर रेंट, आपको इलेक्ट्रिसिटी मीटर रेंट पे दिया गया, डुप्लीकेट बिल चार्जेस, ये सब एग्जम्प्ट होता था। बस यहां पर क्या था ना, ये जो एंट्री था वहां लिखा होता था सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होता था, दो जगह ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड को काटकर और कर दिया गया। आई होप आपको ये बात पहले से पता था। क्लास में हम लोग पहले से बात कर रखे थे कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन तो मैन्युफैक्चर हो गया, उसको साइड करिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग वर्ड है। जब एंड लिखा जाता था तो उसका मतलब समझ आता था कि ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, दोनों होना चाहिए। नहीं, पावर प्लांट से जनरेटर तक ला रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन है। जनरेटर से आपके घर तक ला रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो और लिख दिया गया, ड्राफ्टिंग एरर था, पहले एंड लिखा होता था, इसको हम लोग और ही इंटरप्रेट करते हैं पूरे लेक्चर्स। दो तीन अमेंडमेंट आपको दिखेगा जो हम आपको पहले से, सालों से हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं क्लास में और पहले से ही वो पढ़ रहे हैं। एक एंट्री 36B न्यूली इंसर्ट हुआ है। क्या बोल रहा है, कौन सा सर्विस एग्जम्प्ट है, तो ये न्यू से पूरा एंट्री न्यू है। बोल रहा है सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सर्विस का बात हो रहा है, प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 164B ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। मेरे को सेक्शन से मतलब नहीं है उस एक्ट के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इंश्योरर आउट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स। बेसिकली क्या होता है आप समझिएगा, इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में जब कभी भी इंश्योरेंस कंपनी कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेचता है तो मैंडेटरली मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको एक परसेंटेज मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को देना पड़ता है, ठीक है। ये वेलफेयर के लिए बना हुआ फंड है कि रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है या अदर एक्सपेंसेस है, उसको उनको सपोर्ट करने के लिए फंड ऑपरेट करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या किया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया, आपसे प्रीमियम लिया, एक परसेंटेज दे देता है किसको, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को। तो ये जो एक्टिविटी, ये जो फंड है, ये क्या कर रहा है, रास्ते में किसी एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, डेथ हो गया, उन लोगों को फिनांस या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज देता है, अच्छा काम करता है अकॉर्डिंगली, और गवर्नमेंट ऑपरेटेड है अकॉर्डिंगली। इनके सर्विस को क्या कर दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया गया। इसके अलावा एंट्री 69 NSDC सर्विस को लेकर था, उसमें एक छोटा सा वर्ड ऐड किया गया है। पहले तो ऑथोरिटीज का नाम लिखा होता था, NSDC नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और उसमें बोल दिया गया या फिर और कौन सा सर्विस एग्जम्प्ट होगा, और ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय NSDC। तो NSDC का सर्विस भी एग्जम्प्ट है, और NSDC अगर किसी को अप्रूवल देता है कि आप सर्टिफिकेट देता है कि आप मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हो, उनका एक्टिविटी भी क्या होगा, सिंपल सा एक लाइन ऐड होगा, ट्रेनिंग पार्टनर्स का सर्विस भी एग्जम्प्ट। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन, एक बोल रहा है MCD इज रिसीविंग द सर्विसेज सच एज हाउस कीपिंग। MCD बात हो रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, लोकल अथॉरिटी है। तो बोल रहा है MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इज रिसीविंग द सर्विसेज सच एज हाउस कीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर,
फ्रॉम फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसीज और देयर अपकीप ऑफ देयर ऑफिस। बोल रहा है एमसीडी का ऑफिस है, ऑफिस में अपना ऑफिस का हाउसकीपिंग सर्विस, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, ये सब सर्विस एमसीडी लेता है। क्लियर है? वेदर सच सर्विसेज रिसीव्ड बाय देम आर एग्जम्प्ट अंडर एंट्री 3। बोल रहा है एग्जाम्पशन चैप्टर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 एंट्री 3A में ये सब सर्विस जो ये लोग ले रहे हैं वो एग्जम्प्ट है। एंट्री 3A में क्या एग्जम्प्ट होता है? तो एंट्री 3A बोलता है कि अगर आप कोई म्युनिसिपल फंक्शंस वाला सर्विस लेते तो वो एग्जम्प्ट है। बोलिए ये लोग अपने ऑफिस का फर्नीचर मेंटेन करवा रहे, वो कोई म्युनिसिपल सर्विस है? नहीं। जो हम लोग जब म्युनिसिपल सर्विस बोलना चाहते तो हम लोग बोलना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243W, वो बताता है म्युनिसिपल फंक्शंस। तो ये लोग जो म्युनिसिपल फैसिलिटीज देते हैं उसको म्युनिसिपल फंक्शन बोलेंगे। ये अपने ऑफिस मेंटेनेंस के लिए पैसा दे रहे हैं, ठीक है, या सर्विस अवेल कर रहे हैं, वो एग्जम्प्ट। तो वही क्लैरिफाई कर दिया गया, नो। टाइम पास क्लैरिफिकेशन है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन का रेदर जरूरत भी नहीं था। बोल रहा है द सर्विस ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट फॉर द अपकीप ऑफ ऑफिस ऑफ एमसीडी आर नॉट सप्लाइड इन रिलेशन टू। बोल रहा है ये सब जो सर्विस है ना, आर नॉट सप्लाइड इन रिलेशन टू परफॉर्मिंग एनी फंक्शंस entrusted to a municipality under article 243W of the constitution। अकॉर्डिंगली इस पे कोई एग्जाम्पशन नहीं। आते हैं, एक क्लैरिफिकेशन है। अगेन ये क्लैरिफिकेशन का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इशू सुनिएगा, जवाब खुद दीजिएगा, पढ़ने का जरूरत नहीं, आप खुद ही बोल दोगे। क्या इशू है? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाइड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। बोल रहा ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, B2C है, B2C, एक रजिस्टर्ड आदमी एक अनरजिस्टर्ड को ऑनलाइन सर्विस दे रहा है। ऑनलाइन का एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो जो डिजिटल सर्विसेज है, ऑनलाइन OIDR सर्विस है, मनी गेमिंग वगैरह सर्विस है, इस ऑनलाइन सर्विस का बात हो रहा है। अब इन ये तीन वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टली हम नीचे आके डिजिटल सर्विसेज, OIDR सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस और एक्सेस रिट्रीवल सर्विस, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस, तो इसको लेकर आपको याद आएगा कि आप जब इनवॉइसिंग चैप्टर पढ़ते थे तो वहां रूल 46 में जब आप पढ़ते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए इनवॉइस में, जिसमें आप जनरली बोलते हो कि 50,000 से ज्यादा वैल्यू है तो रेसिपिएंट का नाम वगैरह लिखना होगा। बट इन सब सर्विसेज के लिए इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू रूल 46 बोलता है आपको उसके स्टेट का नाम लिखना होगा। क्यों बोलता था? मत पढ़िए क्लैरिफिकेशन, हम बोल रहे हैं, आप खुद से जवाब दीजिए। क्यों बोलते थे हम लोग कि OIDR सर्विस वाले केस में नेटफ्लिक्स वाले को जब आपको इनवॉइस देना है तो इनवॉइस में आपके स्टेट का वो नाम लिखेगा। क्यों? POS निकालने के लिए। POS कैसे निकलता है अगर हम बात कर ले तो ये B2C सप्लाई है और दोनों इंडिया में है, सप्लायर रेसिपिएंट, ठीक है। 13 में तो अलग से OIDR के लिए प्रोविजन है, बट हम 12 का बात करें, दोनों इंडिया में है, तो सेक्शन 12 में आएगा मैटर। और 12 में आप देखोगे जब लोकेशन ऑफ सप्लायर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों इंडिया है तो आप 12 पढ़ते हो, और 12 में अलग से कोई सबसेक्शन इसके लिए नहीं है, तो ये मैटर जाएगा कहां? 12(2) में। अब 12(2)A बोलता है कि B2B ट्रांजेक्शन, ये B2B है नहीं, तो 12(2)B में आएंगे हम लोग, और 12(2)B बोलेगा कि B2C में अगर एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पॉइंट 1 में, और एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो यहां तो एड्रेस होगा ही होगा। इनवॉइसिंग चैप्टर में 2 साल पहले अमेंडमेंट आ गया था, और वहीं पे हम लोग बोले थे अमेंडमेंट क्यों आ रहा है, एड्रेस क्यों चाहिए मेरे को, ताकि POS निकाल पाए। तो यहां पर एड्रेस क्या हो जाएगा? POS क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और ये मत सोचिएगा अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं होगा, एड्रेस तो होगा ही। इनफैक्ट इनवॉइस में भी आपको लिखना पड़ता है उसके डेस्टिनेशन स्टेट का नाम। यही है, बढ़िए। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाइड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। क्लैरिफिकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकल रहा है? 12(2)B(1) ये रहा, और इसमें आंसर क्या आएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वेयर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ठीक है, और एड्रेस होगा ही। बोल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग केसेस ऑफ सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स
द सप्लायर आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द टैक्स इनवॉइस इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सर्विस। 50,000 यहां नहीं देखते आप बोलते 1 रुपए से आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू स्टेट का नाम लिखना है, इसीलिए तो नाम लिखना था। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन अभी आ रहा है, आप जानते हैं पहले से। पढ़िए, एंड टू डिक्लेयर पीओएस of the said service as the location of recipient based on the name of the state of the recipient in their details of outward supplies in GSTR 1 और 1A। बोल रहा 1A में भी आप अकॉर्डिंगली दिखा दीजिएगा। क्लियर, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई और इनवॉइसिंग चैप्टर मिलाकर यहां प्रोविजन हम दिए। टाइम ऑफ सप्लाई का अगर हम बात कर लेना तो सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का बात करता है और 13.3 आरसीएम वाले केस का बात करता है। और 13.3 में आप क्या पढ़ते हैं कि आरसीएम वाले केस में पीओ टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है, तो हम लोग बोलते हैं 61st डे फ्रॉम इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यही पढ़े, लीगली बोल ले तो द डे फॉलोइंग द इमीडिएटली द एंड ऑफ क्या 60th डे, दैट इज 61st डे फ्रॉम इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट आरसीएम वाले केस में ना एक दिक्कत है कि आरसीएम में आप बोल तो रहे हो कि हम 61st डे फ्रॉम इनवॉइस ले लेंगे, बट इनवॉइस अगर सप्लायर दिया ही नहीं तो तब कैसे करें? 61st डे फ्रॉम इनवॉइस चाहिए आपको और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर सप्लायर इनवॉइस नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? इनवॉइसिंग चैप्टर में आते हैं। इनवॉइसिंग चैप्टर सेक्शन 31 और 31(3)(f बात करता है आरसीएम वाले केस में, और 31(3)(f बोलता है कि अगर बाई चांस सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तब तो वो इनवॉइस देगा नहीं। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट है आप रजिस्टर्ड है, C2B सप्लाई C2B, तो उस केस में 31(3)(f बोलता है आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करना होगा। क्लियर है? तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तब तो इनवॉइस दे देगा, तब तो 61st डे फ्रॉम इनवॉइस निकाला जा सकता है। बट व्हाट इफ वो अनरजिस्टर्ड है, तो इसके लिए अमेंडमेंट आया। पहला, इसको पढ़ने से पहले यहां हम आ जाते हैं इनवॉइसिंग में। 31(3)(f में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एज इट इज हम यहां दे दिए। बस यहां यही 31(3)(f बोलता है कि आरसीएम वाले केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और आप रजिस्टर्ड है तो आप सेल्फ इनवॉइसिंग करना, बट सेल्फ इनवॉइसिंग कब करना इसके लिए रूल नहीं था। तो ये अमेंडमेंट है 31(3)(f को सपोर्ट करने के लिए। आइएगा, रूल 47A इंसर्ट किया गया। टाइम लिमिट फॉर इशुइंग टैक्स इनवॉइस इन केसेस वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, मतलब सेल्फ इनवॉइसिंग का बात हो रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 47। रूल 47 आपको नॉर्मली 30 डेज देता है इनवॉइस के लिए, बैंक्स वगैरह को 45 डेज देता है, जो भी टाइम लिमिट है 47 में। तो बोल रहा भूल जाइए उसको। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 47 वेयर एन इनवॉइस रेफर्ड इन रूल 46 इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन, होगा ये अंडर सेक्शन 31(3)(f by a registered person who is liable to pay tax under 9394, that is RCM, तो ही शैल इशू द सेड इनवॉइस विद इन। बोल रहा सेल्फ इनवॉइसिंग करना तो था आपको, कब करेंगे? तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ एज द केस में भी। तो बोल रहा है जिस दिन आप गुड्स या सर्विस रिसीव किए ना आरसीएम वाला, वहां से 30 डेज के अंदर में आपको सेल्फ इनवॉइसिंग कर देना है। अब हम टाइम ऑफ सप्लाई में वापस आते हैं, और टाइम ऑफ सप्लाई में अपने बोलते थे 61st डे फ्रॉम इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट 61st डे कब पॉसिबल है? जब सप्लायर रजिस्टर्ड हो, जब सप्लायर इनवॉइस दे। अगर वो अनरजिस्टर्ड है, सेल्फ इनवॉइसिंग का केस है, तब क्या करें? उसके लिए थर्ड ऐड हो गया। तो पहले ये 2 पॉइंट पढ़ते थे। हाँ, यहां पर एक और पॉइंट बोल सकते हैं, 61st डे वाला कब एप्लीकेबल होगा? इन केसेस, यहां वेयर होगा, वेयर
इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय सप्लायर। बोल रहा अगर सप्लायर को इनवॉइस देना है तब तो 61st डे देख लो सप्लायर की इनवॉइस है, बट अगर सप्लायर इनवॉइस दे ही नहीं रहा, वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट इन केसेस वेयर इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट। ठीक है, और ये कब इशू करेगा रेसिपिएंट, तो इसके लिए एक नया रूल आ गया, रूल 47A 30 डेज में। क्लियर है? अब यहां पे ऐसे तो लिखा हुआ अर्लियर ऑफ 3 बन गया लॉ वाइज, 1 2 3 विच एवर इज अर्लियर, बट 1 2 3 एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रैक्टिकली समझिए। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर इनवॉइस दे रहा है, तो अभी भी यही लगेगा, बट अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, नहीं इनवॉइस दे रहा है, तब ये नहीं लग पाएगा, तब दिस और दिस विच एवर इज। ऐसे ही प्रोवाइजो में लिखा होता था कि अगर बाई चांस सप्लायर के पास से डेटा नहीं मिल पा रहा है तो आप रेसिपिएंट का यूज कर लेंगे। पहले वहां ए बी लिखा होता था, अब सी भी ऐड हो गया क्योंकि ये सी है, या नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या, ये ए बी सी समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आईटीसी चैप्टर। आईटीसी चैप्टर में एक क्लैरिफिकेशन पूछा गया है 16(2)B को लेकर। सेक्शन 16(2) आप देखते हो कंडीशंस बताता है आईटीसी लेने का। 16(2)A बोलता है आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, डबल ए बोलता है सप्लायर 1 में दिखाया हो आपको 2B में दिखता हो, याद आ रहा है। 16(2)B पे हमारा फोकस है। 16(2)B क्या बोलता है, आईटीसी लेने का कंडीशन, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स। आपको आईटीसी लेना है तो वो गुड्स आपको रिसीव कर लेना है या सर्विस आपको रिसीव कर लेना होगा। इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन 16(2)B को लेकर। जब आप खुद देंगे, क्लैरिफिकेशंस पढ़ना ही नहीं है, एग्जांपल सोचिए और खुद का अप्लाई करिए माइंड। ठीक है, बोल रहे क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब जानते हो दो टाइप का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एफओबी फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, या सॉरी एफओबी तो कस्टम से बोलते हैं, एफओआर बोलते हैं हम लोग यहां, फ्रेट ऑन रिसिप्ट। अगर हम आपको घर तक पहुंचा के दे रहे गुड्स तो उसको एफओआर सेल बोलते हैं। दूसरा होता है एक्स वर्क्स या एक्स फैक्ट्री, जब आप मेरे फैक्ट्री गेट पे आके ले आते हो। तो यहां बात हो रहा है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब हम आपको गुड्स आपके घर पहुंचा के नहीं दे रहे, आप मेरे फैक्ट्री गेट में आके ले रहे हो। ठीक है, आपने वो कॉल किया, बोले गुड्स चाहिए कितना, हम बोले 10 लाख, आप बोले पहुंचा दो, हम बोले पहुंचाने वाला रेट नहीं है ये मेरे फैक्ट्री गेट का रेट है। ठीक है, तो हम यहां पर आपको 10 लाख में दे देंगे, आगे आप खुद से ले जाओ। अब यह भी हो सकता है कि आप बोलो कि यार खुद से ले आने के लिए तो हम आ नहीं पाएंगे, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरे से कि कोई ट्रांसपोर्टर से बात करवा दो, कोऑर्डिनेट करवा दो, वो हम करेंगे, लेकिन मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फैक्ट्री गेट का, मेरा प्राइस मेरे फैक्ट्री गेट का, यही होता है एक्सवर्क्स। पढ़िएगा, क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। फैक्ट्स क्या है, इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ऑटोमोबाइल डीलर्स आर टिपिकली एक्सवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल है। ठीक है, ये सेम प्रिंसिपल बाकी केस में एप्लीकेबल होगा। बोल रहा मान के चलो क्या है, हम मैन्युफैक्चरर है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, आप मेरे डीलर हो। जनरली हमारे इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि एक्स वर्क्स काम होता है। अंडर दिस द ओनरशिप ऑफ गुड्स, दैट इज व्हीकल्स हमारे केस में, ट्रांसफर्स टू द डीलर एट द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स फैक्ट्री गेट। मेरे गेट पे तक का मेरा रिस्क है, तब तक वहां तक का हम कवरेज करते हैं, आगे आपका लुकआउट है। When the goods are handed over to a transporter arranged by or on behalf of dealer। ठीक है, आप खुद आओ या आपका ट्रांसपोर्टर आए, हम अपने फैक्ट्री गेट में सामान पकड़ा दिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, मेरा प्राइस वहीं तक का है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स मे अरेंज ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस ऑन बिहाफ ऑफ डीलर। हाँ, आपके रिक्वेस्ट पे हम अरेंज करवा सकते हैं, बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्स वर्क्स है। इशू क्या है, वेदर the dealer can avail ITC only after
फिजिकली रिसीविंग द गुड्स एट देयर प्रीमाइसेस। बोला डीलर आईटीसी कब ले पाएगा? क्वेरी ये है, वेदर द डीलर कैन अवेल द आईटीसी ओनली आफ्टर physically receiving the goods at their premises or on the date goods are billed and handed over to the transporter at the original equipment manufacturer's factory gate। ये एग्जांपल है, ये इमेज हम दिए, सुनिएगा, ये मेरा फैक्ट्री है सप्लायर का या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोल लीजिए, और ये मेरा है डीलर। अब डीलर को हम बोल रखे भाई यहां सप्लाई करेंगे हम, मतलब मेरा सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक्स वर्क्स। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां। हाँ, आपके बोलने पे हो सकता है हम ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दें, या आप आओ आपको हम पकड़ा दें, या आपका ट्रांसपोर्टर आए उसको हम पकड़ा दें सामान, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वेश्चन उठता है कि ये डीलर आईटीसी कब लेगा इस प्रोडक्ट पे? जिस दिन ये गुड्स चल चल के इसके यहां पहुंच जाएगा उस दिन लेगा, जब उसके फिजिकली उसके फैक्ट्री में आ जाए या प्रीमाइस में आ जाए, या जब हम हैंड ओवर किए उस दिन। आपको खुद सोच कर बोलना है आईटीसी कब लेगा। आईटीसी लेने का कंडीशन, और 16(2)(b) पे जज करना है जस्ट आपको। 16(2)(a) इनवॉइस होना चाहिए, 16(2)(a) मैचिंग वगैरह ये सब हो जाएगा। 16(2)(b) क्या बोलता है? ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस। अब रिसीव्ड का मतलब क्या? कहीं भी लिखा हुआ है क्या ही हैज रिसीव्ड द गुड्स एट हिज प्रीमाइसेस? नहीं, बोल रहा है गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए। और जिस दिन हम यहां पर अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए तो ही हैज रिसीव्ड द गुड्स। प्रीमाइस में रिसीव करे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहां पर रिसीव होना चाहिए, नहीं, जैसे ही हम यहां डिलीवर कर दिए ही हैज रिसीव्ड द गुड्स, अकॉर्डिंगली ही इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। पढ़िए, एज पर एक्सप्लेनेशन टू 16(2)(b) the registered person, dealer, can be considered to have received, language पढ़िए, can be considered to have received the said goods at the time of such handing over of goods by the supplier to the transporter at his ITC, can be availed on the date of vehicles are billed and handed over to the transporter by the ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एट हिज फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट 2 बार हो गया, कट कर। तो बोल रहा इस दिन ही आप, इधर हम थोड़ा सा इमेज इधर कर लें, इस मोमेंट पे आप आईटीसी ले सकते हैं। रिसीव्ड का क्राइटेरिया फुलफिल्ड है। हाँ, बट ये नहीं, अब मान लो आप इस दिन आईटीसी ले लिए और कल को वो कहीं और यूज कर लिए, मिस यूज कर लिए, तब नहीं मिलेगा। हम ये ऑन द एजम्पशन बोल रहे हैं कि आप आगे 16 और 17 का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो वही लिखा हुआ है आगे। इफ द गुड्स आर डाइवर्टेड फॉर नॉन बिजनेस यूज एट एनी स्टेज इवन बिफोर फिजिकल रिसिप्ट, आईटीसी इज नॉट अलाउड। और इफ आफ्टर रिसीविंग द गुड्स दे आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और गिवन अवे एज गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल, then ITC is not allowed on such goods। ये बात तो आप 17(5)(h) में सुनते आ रहे काफी टाइम से, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉक्ड क्रेडिट 17(5)(i) में एक छोटा सा चेंजेस है। 17(5)(i) बोलता था कि अगर आप कोई टैक्स दिए 74, 129, 130 वाले सिनेरियो में तो आईटीसी नहीं मिलेगा। अब ये जो 74, 129, 130 था ये कट हो गया, अब सिर्फ 74 लिखा गया, वो भी इन रेस्पेक्ट ऑफ पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो 74 का अगर आप टैक्स दिए 23-24 तक उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। क्यों ये डेट दिया गया? क्योंकि इस डेट के बाद ये सेक्शन ऑपरेट ही नहीं होगा। अब एक न्यू सेक्शन आ गया है, सेक्शन 74A। अब 73, 74 खत्म, अब से क्या आने वाला है? 74A। इसलिए यहां पर ये डेडलाइन दे दिया गया।
नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आते हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में छोटा सा चेंज है। रूल 8 आप पढ़ते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए रूल 8 होता है, और फिर रूल 8 4A वगैरह इंपॉर्टेंट रूल था, आपको याद होगा, आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह का। उसमें एक सेकंड प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। फर्स्ट प्रोवाइजो था जब वेरिफिकेशन वगैरह का हम लोग बात करते थे कि डिपार्टमेंट आइए, फोटो क्लिक करवाइए, ओरिजिनल लाइए, ये सब वाला बात। अब हम सेकंड प्रोवाइजो एक इंसर्ट हुआ है उसका बात करते हैं। क्या लिखा गया है अब रूल 8 4A में? प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल 4, आप 8 4 में अप्लाई करते हैं, तो बोला आप जो अप्लाई किए बाई ए पर्सन अदर देन पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 2560। आप जानते हो 2560D बोलता है कुछ लोगों को आधार ऑथेंटिकेट करवाने का जरूरत नहीं है। जिनको आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाना है उनका बात नहीं कर रहे, नॉर्मल आदमी, हमारे को आधार ऑथेंटिकेट करवाना है, हम लोग का बात हो रहा है। बोल रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल 4 बाई ए पर्सन हु हैज, मतलब नॉर्मल आदमी जिसको आधार ऑथेंटिकेट करवाना है, लेकिन who has not opted for Aadhaar authentication या authentication of Aadhaar number shall be followed by। बोल रहा आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए और उस टाइम में आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया, आप पे एप्लीकेबल है बट आप ऑप्ट नहीं किए, तो उस केस में 30 डेज में हम लोग रजिस्ट्रेशन देते थे पहले, तो 7 डेज नहीं याद आ रहा है, और उस केस में आपको बोला जाएगा ठीक है आधार आप ऑप्ट नहीं कर रहे तो आपका प्रोसेस सुनिए। जैसा फर्स्ट प्रोवाइजो था ना वैसे ही है। Shall be followed by taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to applicants notified under 2560 where the applicant is not an individual। बोल अगर आप इंडिविजुअल है तो हम लोग बोलेंगे आइए फोटो क्लिक करवाइए डिपार्टमेंट के किसी फैसिलिटेशन सेंटर में। कंपनी है उसका कंसर्न्ड पर्सन डायरेक्टर, फर्म है तो पार्टनर, तो आपका फिजिकल, अब आधार ऑप्ट नहीं किए तो अब आपका पहले आके फोटो क्लिक करवाइए along with verification of original copy of documents uploaded with the application form GST REG1। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में जो आप डॉक्यूमेंट्स PDF अपलोड किए तो उसका ओरिजिनल लेकर आइए एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय कमिश्नर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल। एंड इसके बाद ही एंड द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन एज लेड डाउन अंडर दिस प्रोवाइजो। और सब ये वेरीफाई होने के बाद ही हम लोग मानेंगे कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो जोड़ा गया है, प्लेन है, पढ़िएगा। 30 क्या होता था? रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सब सेक्शन 2 में एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट होगा, हाँ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। बोल रहा रिवोकेशन का प्रोविजन है बट उसके लिए रूल्स आएगा, तो रूल का पावर प्रोवाइजो दे दिया। एक रूल 16A इंसर्ट हुआ है, ग्रांट ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर। बेसिकली आप जानते हो कि अगर बाय चांस आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल थे बट रजिस्ट्रेशन ले नहीं रहे तो पीओ आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पकड़ा देता है, सेक्शन 25 में आप पढ़े हुए, उसी को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग रूल्स है 16A। क्या बोल रहा है? वेयर अ पर्सन इज नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट बट इज रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। बोल रहा नॉर्मली आप रजिस्ट्रेशन लाइबल नहीं थे बट आपको कुछ ड्यूज देना है, तो द पीओ मे ग्रांट द सेड पर्सन a temporary identification number and issue an order in part B of form number है GST REG 12। इसके बाद ई वे बिल में एक प्रोविजन आया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को लेकर, और आई होप ये बात आपको पढ़कर याद आएगा, पहले से भी आप जानते होंगे। बोल रहा फॉलोइंग पर्संस रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल shall submits the details electronically on the common portal in the prescribed form, and upon validation of the details so furnished, a unique enrollment number shall be generated and communicated to the said person।
ऐसे तो आप रूल 138 में बोलते हैं कि एवरी पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसको क्या करना होगा, ई वे बिल जनरेट करना होगा। बट अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वॉलेंटरली जनरेट करना चाहे तो, अरे GSTIN नहीं है, या फिर हम हैंडीक्राफ्ट वाले, आपको याद होगा प्रोवाइजो पढ़े आप कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले हैं आप और आपका 10-20 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है और आपके पास पैन है, तो उस केस में और आप इंटर स्टेट गुड्स लेके जा रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू 50,000 नहीं देखना, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू आपको ई वे बिल जनरेट करना है। तो वही अनरजिस्टर्ड आदमी लोग के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहा है आप पोर्टल पे आप लोग जाइएगा, डिटेल्स वगैरह फर्निश करिएगा और आपको एक ई वे बिल नंबर नहीं बोल रहे, यूनिक एनरोलमेंट नंबर बस वर्ड यूज किया जा रहा है आपके लिए, शैल बी जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द सेड पर्सन। कौन से दो पर्सन, वही पढ़िए, अनरजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, और ये लोग को तो आप सेक्शन 23(2) में रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जम्प्ट कर रखे हैं। तो बोल रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स exempted from obtaining compulsory registration and required to generate e-way bill irrespective of value of consignment। बोल रहा अनरजिस्टर्ड आदमी है और इनको ₹1 से ई वे बिल जनरेट करना है, तो बोल रहा आप डिटेल्स अपलोड करिए पोर्टल में, हम लोग एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दे देंगे आपको। और कब, अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ई वे बिल, आप पे ई वे बिल मैंडेटरी नहीं, आप ऑप्ट वॉलंटरीली कर रहे हैं, तो भी यही प्रोसेस हो। नेक्स्ट रिटर्न्स, यहां पे एक हेडिंग मिस हो गया है, यह है सेक्शन 39 रिटर्न। 39(3) डिलीट होकर एक नया 39(3) आ गया है, पढ़िएगा क्या बोल रहा है। तो पहले क्या लिखा होता था, पढ़िएगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 51 दैट इज TDS सेल्फ फर्निश इन सच फॉर्म, फॉर्म 7 होता था, एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फॉर द मंथ इन विच डिडक्शंस हैव बीन मेड विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ सच मंथ। पहले बोलते थे कि जिस महीना में आप TDS काटे हैं उसका रिटर्न अगले महीने 10th तक फाइल कर दीजिएगा। अब क्या बोल रहा है, पढ़िएगा सबसेक्शन 3, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर 51 शैल इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश अ रिटर्न, रिटर्न GSTR 7 में ही जाएगा, ठीक है। आप लिखना है तो फॉर्म नंबर लिख लीजिए, तो जानते ही होंगे GSTR 7 फॉर एवरी कैलेंडर मंथ ऑफ द डिडक्शंस मेड ड्यूरिंग द मंथ इन सच फॉर्म, फॉर्म बता दिए GSTR 7 एंड मैनर विद इन सच टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब, टाइम वगैरह वही है अगले महीने के 10th। आप बोलोगे डिफरेंस क्या है, प्रोवाइडेड दैट the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not deductions have been made during the said month। पहले बोलते थे आप TDS काटे तो अगले महीने 10 तक रिटर्न भर देना, अब बोल रहे हैं कि आप TDS काटो या ना काटो उससे मतलब नहीं है, से इस मंथ में आप TDS डिडक्ट नहीं किए तो भी आपको रिटर्न भरना होगा, चाहे नील क्यों ना भरना पड़े। पहले नील रिटर्न का बात 39(1) 39(2) पे एप्लीकेबल था, अब यहां भी एप्लीकेबल कर दिया गया, ठीक है। तो TDS वाले को भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो TDS डिडक्ट किया है उस पर्टिकुलर मंथ में या नहीं।